क्वांटाइजेशन। ओके, चलिए, तो किधर गया वो, लेट्स सी। ओके ठीक है, तो इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं फटाफट से। जस्ट वेट। ओके, सुनाओ, दिस क्लियर। नाउ स्टार्ट करें हम लोग, और पेन। तो आज का टॉपिक रहेगा आपका फ्लक्स क्वांटाइजेशन। फ्लक्स क्वांटाइजेशन, देखो फ्लक्स का क्वांटाइज्ड होना, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं माइजनर इफेक्ट। माइजनर इफेक्ट ये बात बोलता है कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में से फ्लक्स जो है वो एक्सक्लूड होता है। एक्सक्लूड का मतलब ये होता है बेसिकली बाहर निकलता है, ठीक है ना, वो कहलाता है फ्लक्स एक्सक्लूजन। नाउ ये जो चीज है वो वैसे भी फ्लक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये फ्लक्स को क्वांटाइज्ड फॉर्म में लेके आएगी। दैट मीन्स सीधी सी बात है, अगर हम लोग मान लो एक बात करते हैं, मान लो ये सुपर कंडक्टिंग रिंग है। अब मान लो शुरुआत में ये नॉर्मल कंडक्टर है, सपोज ये एक नॉर्मल कंडक्टर है स्टार्टिंग। तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर क्रिटिकल से ज़्यादा है मान लो। तो आप जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस जो है ना इसको पेनिट्रेट कर जाएगी, मतलब इसको भेद जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ तो ये जो लाइंस होती है ना, पहली बात तो आपको बता दो फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस इन यूनिट एरिया पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया से जितनी लाइंस पास होती है ना वो आपका फ्लक्स कहलाता है। कौन सी लाइंस? मैग्नेटिक, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की बात करेंगे यहाँ पे। अब जैसे ही आप लोग क्या करोगे, जैसे ही आप लोग क्या करोगे, इस सुपर कंडक्टिंग रिंग का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दोगे, तो सेंटर पर तो फ्लक्स बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है माइजनर इफेक्ट ये बात बोलता है क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होने पर आपका सबस्टेंस क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जब ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा तो ये बाहर निकालने का ट्राई करेगा, तो ये सेंटर पर तो जीरो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो ट्राई करेगा कि फ्लक्स ऑफ लाइंस जो है ना वो इससे दूर जाए। वो ट्राई करेगा कि फ्लक्स ऑफ लाइंस इससे और दूर जाए, वो ट्राई करेगा कि फ्लक्स ऑफ लाइंस दूर जाए। इसका मतलब ये हो जाएगा बेसिकली कि वो फ्लक्स को एक्सक्लूड करेगा। और ये जो एक्सक्लूजन है फ्लक्स का, ये जो इस टाइप का एक्सक्लूजन है ना, धीरे धीरे सुपर कंडक्टिंग रिंग की वजह से ये फ्लक्स बाहर जाते जाते ऐसा फॉर्म ले लेगा, लाइक दिस। तो ये रिंग टाइप फॉर्म ले लेगा। फ्लक्स जो है ना इस एक्सक्लूजन की वजह से धीरे धीरे एक रिंग टाइप फॉर्म ले लेगा, ये कहलाएगा इस तरह से। ये जो रिंग्स होगी ना ये क्वांटाइज, जैसे मान लो पहला फ्लक्स ऑफ लाइंस होगी तो उसकी एक रिंग बन गई, दूसरी फ्लक्स ऑफ लाइंस हो गई उसकी एक रिंग बन गई, तीसरी फ्लक्स ऑफ लाइंस उसकी एक रिंग बन गई। तो अल्टीमेटली अगर सेंटर की बात की जाए तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और बाहर निकलते 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 मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक क्वांटाइज्ड फॉर्म ले लेगा। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना वो किसी यूनिट सरफेस से एक एक करके बाहर निकलेगा, ठीक है ना। जैसे पानी के बुलबुले होते हैं ना, वन बाय वन बाहर निकलते हैं,
ठीक वैसे ही ये रिंग जो है ना वो एक एक करके बाहर निकलेगी, मतलब क्वांटाइज्ड फॉर्म में फ्लक्स जो है वो बाहर निकलेगा। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं फ्लक्स क्वांटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये एक बार आप धीरे धीरे लिखो, ये जो डायग्राम बनाया ना ये आपके 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। तो ये 2 बार तो मुझे पता है, 2010 और 2012 में तो आया हुआ है क्वेश्चन, इसके बाद भी ये 2 बार आया हुआ है, 12 के बाद भी ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्लक्स क्वांटाइजेशन का। और इसका जो लास्ट फॉर्मूला है ना, उस लास्ट फॉर्मूले के अंदर भी आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी कि नेट में वो लास्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन बनता है सीएसआईआर नेट के अंदर। और ये चीज अगर आपको पढ़नी है डिटेल में थोड़ा और ज्यादा, तो आप लोग काकानी को प्रेफर कर सकते हो। काकानी में वैसे आपको मिल जाएगी ये चीज फ्लक्स क्वांटाइजेशन सॉरी, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसको आप लोग एक बार लिख लो। सो लेट अस कंसिडर, अब हम लोग यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसिडर देयर इज अ रिंग टाइप सुपर कंडक्टर सबस्टेंस। हमारे पास एक रिंग टाइप सुपर कंडक्टर है, रिंग टाइप, उसका शेप कैसा है, रिंग टाइप। देयर इज अ रिंग टाइप there is a ring type superconducting substance, superconducting substance, okay। now अब शुरुआत में तो ये है, बट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहली स्थिति में, ये पहला डायग्राम है ना, ये पहली कंडीशन का है, ये दूसरा डायग्राम है, ये दूसरी कंडीशन का है। तो पहली कंडीशन में क्या है, लेट T ग्रेटर देन TC। सपोज हम लोग एक बात बोलते हैं कि शुरुआत में उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, मतलब नॉर्मल कंडक्टर। सपोज लेट T ग्रेटर देन TC ऑफ सब्सटेंस, मतलब उसका टेम्परेचर सब्सटेंस का क्या है, मान लो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है। एंड नाउ वी अप्लाई, एंड छोड़ो, नाउ वी अप्लाई। अब आप लोग क्या करते हो, इस नॉर्मल कंडक्टिंग सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई करते हो मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस सुपर कंडक्टर, on this superconductor the magnetic flux spread in same manner on ring। the magnetic flux the मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब वो लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होती है ना, वो क्या करती है, वो समान रूप से उस रिंग के अंदर वितरित हो जाती है, मतलब उसके अंदर सेम मैनर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, सेम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स spread in same manner on ring, same manner in, इसको इन लिखो आप, ऑन की जगह इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, इन रिंग, सेम मैनर इन रिंग। तो यहां पर ये पहली कंडीशन वाली बात चल रही है कि नॉर्मल कंडक्टर के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा अंदर एंट्री मार जाता है और समान रूप से क्या रहता है, वितरित रहता है। दूसरी बात ये है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ रिंग इज लेस देन द क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका मतलब व्हेन, अगर आपने उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दिया सपोज, ठीक है ना, देन मैग्नेटिक फ्लक्स फॉलोज माइजनर इफेक्ट, देन तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फॉलोज द माइजनर इफेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फॉलोज द माइजनर इफेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि माइजनर जो बोलता है ना वो होगा, माइजनर क्या बोलता है कि फ्लक्स को बाहर निकालना है, तो बिल्कुल फ्लक्स बाहर ही जाएगा अकॉर्डिंग टू माइजनर। सो फॉलोज द माइजनर इफेक्ट,
follows the Meissner effect, but the magnetic flux is present, but the magnetic flux is present in whole ring, इन होल रिंग। इसका मतलब कंप्लीट पूरी रिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रेजेंट रहेगा। भले ही वो बाहर निकालने का ट्राई कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर निकल जाए, बट हम लोगों ने कल देखा था जब भी आपने लास्ट क्लास में कि मैग्नेटिक फ्लक्स आइडियली जीरो नहीं हो पाता। वो आइडियल कंडीशन है कि वो कंप्लीट जीरो जाए, बट जो रियल होते हैं ना, रियल के अंदर ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड अंदर रह जाता है, और ऐसा होता है रियल के अंदर। तो हम लोग एक बात बोलते हैं बेसिकली कि मैग्नेटिक फील्ड भले ही सेंटर पे जीरो जाए, बट कुछ ना कुछ तो उसके अंदर रहेगा पूरी रिंग के अंदर। ठीक है, होल रिंग व्हेन अप्लाइड मैग्नेटिक बिकम्स जीरो, व्हेन applied magnetic field becomes zero, मान लो आपने जीरो तक कर दिया उसको धीरे धीरे, then generate induced current, then generate induced current। अब क्या होगा देखो, आपने पहले मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उसके अंदर करंट जनरेट हुई कंडक्टर के अंदर, तो जैसे आपने उसको धीरे धीरे जीरो कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को, तो इंड्यूस्ड करंट इन इनर सरफेस ऑफ द रिंग, देन ऐसे लिखो, देन ऐसे मत लिखो, देन अ करंट इज इंड्यूस्ड, ऐसे लिखो, देन अ करंट इज इंड्यूस्ड ओके एक बार रुको, ठीक है चलो आगे बढ़े। देन अ करंट is induced in inner surface of the ring, in inner surface ऑफ द रिंग। तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड जीरो करते जाओगे ना, बट फिर भी आप लोगों ने जो पहले मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था ना, उसकी वजह से उसकी इनर सरफेस पर एक छोटी सी करंट आएगी, ठीक है ना, और वो जो करंट है ना, उसकी वजह से उसके अंदर रिंग टाइप क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, सो द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फ्लक्स क्वांटाइजेशन, तो होगा क्या, नेसेसरी कंडीशन, सो द नेसेसरी कंडीशन, सो द नेसेसरी, बस यहां से आपको लर्न करना पड़ेगा, ये कंडीशन जो है ना, ये आपको याद रखनी पड़ेगी यहां से, उसके बाद तो इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो द नेसेसरी कंडीशन फॉर फ्लक्स क्वांटाइजेशन, फॉर फ्लक्स क्वांटाइजेशन, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये कंडीशन होती है, जैसे आपको होता है ना एम्पियर लो, ठीक वैसे ही आप लोग को करना है। वहां पे आप लोग ए डॉट बी डॉट डी एल करते हो, यहाँ पे के डॉट डी एल करना है आपको, ठीक है ना। के मतलब होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट, ठीक है, के होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो के डॉट डी एल इज जस्ट इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई मतलब एक रिंग जो होती है ना, वो रिंग बेसिकली 2 पाई की होती है। तो अगर ऐसे ही n रिंग बन जाए तो हम n मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो एक रिंग बनेगी तो 2 पाई, दो रिंग बनेगी तो 2 पाई, 2 पाई की दो रिंग हो जाएगी, तो इस तरीके से वो क्वांटाइज फॉर्म में चलेगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है पहली बात तो, कि ये क्वांटाइजेशन के लिए मस्ट कंडीशन है, ये फॉलो होनी चाहिए। समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो k है ये क्यों आया, ये k है प्रोपगेशन कांस्टेंट, किसका प्रोपगेशन, सुपर इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि हम लोग सुपर कंडक्टर की बात कर रहे हैं,
तो वहां पे जो करंट फ्लो करवाएंगे, वहां जो रन करेंगे, जो भागेंगे, वो सुपर इलेक्ट्रॉन्स रन करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोपगेशन कांस्टेंट होगा ना वेहर, ये जो के होगा, ये क्या होगा, के इज सिंपली डिनोटेड द वेव वेक्टर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन, ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन। तो सुपर इलेक्ट्रॉन का वेव वेक्टर होगा एक, तो बेसिकली जो भागेगा वो कौन भागेगा, वो होगा सुपर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बेसिकली एक बात समझना, वो जो सुपर इलेक्ट्रॉन है ना, उसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब एच कट के, वो बराबर कितना हो जाएगा, मोमेंटम बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको याद होगा, मास, इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ द सुपर इलेक्ट्रॉन। तो पहला तो ये हो जाएगा, ये मोमेंटम है, प्लस एक और एक्स्ट्रा मोमेंटम ऐड होगा, वो एक्स्ट्रा मोमेंटम आएगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन तो भाग ही रहा है, बट जो करंट इंड्यूस्ड हुई है ना, उसकी वजह से एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये। तो ये एक्स्ट्रा मोमेंटम आएगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जहाँ पे ए कहलाएगा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। आप लोगों ने सुना होगा ए के बारे में, अगर आप लोगों ने ईडी पढ़ी है लास्ट ईयर, तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होता है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग कि सुपर इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव मोमेंटम ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये वाली बात पड़ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से आप लोग को के वेक्टर निकालना, तो आप लोग निकाल सकते हो के वेक्टर। तो यहां से मोमेंटम निकल जाएगा आपका एम स्टार वी एस अपॉन एच कट, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा क्यू ए वेक्टर अपॉन एच कट। तो इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग 2 से वैल्यू 1 में पुट कर सकते हो, सो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 2 to 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हो इतना जाएगा हमारे पास, यहाँ पे k डॉट dl था 2 पाई n था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन क्लोज्ड k डॉट dl, k मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास m स्टार अपॉन h कट, ठीक है, और ये हो जाएगा वी एस प्लस ये हो जाएगा क्यू ए वेक्टर अपॉन एच कट dl, it just equal to the 2 pi n। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ अब आपको यहां से एक चीज यूज करनी पड़ी, करंट डेंसिटी। हम लोगों ने कल पढ़ी थी ना करंट डेंसिटी, जब हम लोगों ने लंदन इक्वेशन निकाली थी, तो लंदन इक्वेशन में हम लोगों ने एक चीज देखी थी, करंट डेंसिटी क्या होती है, कल समझाया भी था मैंने आपको करंट डेंसिटी के बारे में। सो करंट डेंसिटी फॉर द सुपर इलेक्ट्रॉन, सो करंट डेंसिटी फॉर द सुपर कंडक्टर या फिर सुपर इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है ना। सो हम लोग सुपर इलेक्ट्रॉन की वजह से सुपर लिख देते हैं एस। तो करंट डेंसिटी बराबर कितना जाएगा, नंबर डेंसिटी ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई विद द चार्ज ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई विद द वेलोसिटी ऑफ द सुपर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सब बात बढ़ जाएगी आपके पास में, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज समझना, यहां से आपको वीएस निकालना है, तो वीएस निकाल सकते हो सीधा। सो वीएस अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, जे एस अपॉन नेगेटिव में जे एस अपॉन एन एस एंड क्यू। सो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो यहां से वीएस आपने निकाल लिया, अब इस वीएस को आप ऊपर पुट कर दो। सो बाय पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 4 to 3, तो 4 से वैल्यू 3 में पुट कर दो। सो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा हमारे पास, वहां पर देख लो आप लोग, ये रहा वीएस, यहाँ पे आपको पुट करना है इस वाली क्वांटिटी के अंदर, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पुट कर दो साइड में, ताकि आपको दिख जाए कि मैं पुट कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ये हमारे पास है ही सही, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे एम स्टार आ जाएगा, यहाँ पर एच कट आ जाएगा, ठीक है। अब वीएस का वैल्यू आपको पुट करना है, तो वीएस का वैल्यू कितना है हमारे पास, जे एस वेक्टर अपॉन एन एस क्यू। नेगेटिव हम लोग पहले ही आगे ले चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा डीएल प्लस। नाउ दूसरा भी इंटीग्रेशन हमारे पास है, जिसमें हम लोग लिखते हैं क्यू ए वेक्टर अपॉन एच कट, तो ये सेकंड इंटीग्रेशन है, ये डीएल है, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई एन। तो ये चीज है, अब इसको ऊपर ले लेता हूं मैं, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को इसके आगे करना है, इसके आगे एक चीज आपको समझनी है कि ये जो जे एस है ये क्या है,
ये करंट डेंसिटी है, दिस इज द करंट डेंसिटी, दैट इज द करंट इन यूनिट सरफेस। करंट डेंसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, करंट इन यूनिट सरफेस, याद रखना। तो ये जब सरफेस पर डिपेंड कर रही है ना, तो लाइन से इसका कोई मतलब नहीं है, लाइन के रेस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट हो ही नहीं सकती है। तो जैसे ये फैक्टर आ जाएगा ना, आप लोग ये बात बोल दोगे कि JS और DL की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बिकॉज उसका रीजन क्या है, चूंकि देखो इसके बाद आपको यहाँ से काम करना है, उल्टा पुल्टा मत कर देना। सो चूंकि एक चीज लिखता हूं मैं यहाँ पे, मतलब सिंस लिखो आप लोग, तो आप लोग अंग्रेजी माध्यम के हो ना, तो आप लोग सिंस लिख सकते हो। सो JS इज डिपेंड्स ऑन एरिया, JS इज डिपेंड्स ऑन एरिया, ये एरिया पर डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ JS इज जीरो, सो लाइन इंटीग्रल ऑफ JS इज जीरो। तो हम लोग अल्टीमेटली ये बात बोल देंगे कि जो JS का लाइन इंटीग्रल है ना, ये वाला, ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लाइन इंटीग्रल ऑफ JS इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका रिलेशन सरफेस से होता है। तो सरफेस अगर दोगा तो आप उसको डिफाइन कर पाओगे, अदरवाइज डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली बचेगा कितना हमारे पास, तो बचेगा केवल इतना से बात है कि Q अपॉन एच कट, और ये बच जाएगा यहाँ पे A डॉट DL, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई n, बस ये क्वांटाइज हो गया। अब इस चीज को आप लोग ऐसे भी कर सकते हो बेसिकली, फ्रॉम स्टोक्स कर्ल थ्योरम। पता है कि आप लोग को स्टोक्स कर्ल थ्योरम क्या होती है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम बेसिकली लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने में काम में आती है। सो फ्रॉम स्टोक्स कर्ल थ्योरम, ठीक है ना, तो हम लोग उसकी बात करेंगे, स्टोक्स कर्ल थ्योरम ये बात ये बोलती है कि अगर आप किसी वेक्टर पोटेंशियल या फिर वेक्टर क्वांटिटी के लाइन इंटीग्रल को आप सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको लेना पड़ेगा उसका कर्ल, सीधी सी बात है। तो जैसे आपने लाइन को सरफेस में चेंज किया, तो उसका कर्ल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये वेक्टर पोटेंशियल है आपके पास में, तो आप लोग ये बात जानते हो कि B बराबर क्या होता है, कर्ल ऑफ A होता है, ठीक है ना। तो ये बात भी आप लोग जानते हो। इसको नंबर दे दो, कौन सी क्वेश्चन नंबर आ गई अपनी, ऊपर से नंबर नंबर 4 नंबर 5 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज समझना कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, कर्ल ऑफ ए, ये भी आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B डॉट DS इंटीग्रेशन। तो ये बात भी पड़ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब ये बात भी आप जानते हो बेसिकली कि B डॉट DS क्या शो करता है, दैट शो द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं, चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर कितना होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑब्वियस सी बात है, फ्लक्स बराबर क्या होता है, फ्लक्स मतलब होता है जो भी फील्ड का आप फ्लक्स निकाल रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, यूनिट सरफेस से निकलने वाली फोर्स ऑफ लाइंस। फोर्स ऑफ लाइंस मतलब फील्ड, ये जो आपका फील्ड है ना, ये फोर्स ऑफ लाइंस है। तो यूनिट सरफेस से निकलने वाली फोर्स ऑफ लाइंस क्या हो जाएगी, फ्लक्स कहलाएगी, फाई इज इक्वल टू B डॉट DS, ठीक है ना। हेलो सर, 10 बजे तक आ जाऊंगा मैं। ओके सर, फिर मैं निकलता हूँ जल्दी। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ सर। हाँ सर, ठीक, हाँ ठीक ठीक। हम्म, आपको साउंड आ रहा है क्या मेरा, मेरे यहाँ से पता नहीं क्यों चल रहा है। हेलो, ठीक ठीक, चलो अब आगे देखो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा, B डॉट DS हो जाएगा बेसिकली, ओके।
तो यहाँ पर आप लोग देखना, इसको बोल देंगे हम लोग इस तरह से कि दैट इज अल्टीमेटली ए डॉट डी एल बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ए डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ए डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो मैं इसको नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 6। अब आप लोग 6 से वैल्यू सीधी कहाँ पुट कर दो, 5 में पुट कर दो। अब 5 कौन सी है आपके पास में, ये वाली है। सो Q अपॉन एच कट ए डॉट डी एल बराबर 2 पाई एन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन एच कट एंड फाई इज इक्वल टू 2 पाई एन, और अल्टीमेटली कितना हो जाएगा हमारे पास, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एन एच कट अपॉन क्यू। अब एच कट बराबर क्या होता है, बेसिकली एच अपॉन 2 पाई होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे 2 पाई एन अपॉन क्यू मल्टीप्लाई विद एच अपॉन 2 पाई। सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा एन एच अपॉन क्यू। अब यहाँ पे क्यू है चार्ज ऑन द सुपर इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला, चार्ज ऑन द सुपर इलेक्ट्रॉन। सुपर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन का पेयर। ये मैं आपको समझा चुका हूँ पहले भी बीसीएस थ्योरी में ना, हम लोग कल पढ़ेंगे बीसीएस थ्योरी वैसे तो, बट आप लोग समझना बीसीएस थ्योरी में दो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। तो चार्ज दो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स क्यू बराबर कितना हो जाएगा 2e हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि 5 बराबर कितना हो जाएगा NH अपॉन 2e। 5 बराबर कितना हो जाएगा NH अपॉन 2e, जहां पे n इज इक्वल टू 1 2 3 इंटीजर है। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं ना कि जो मिनिमम क्वांटिटी है n इज इक्वल टू 1, ये मिनिमम क्वांटिटी है। जैसे आप लोग लिखते हो ना एनर्जी का क्वांटा, दैट इज द मिनिमम एनर्जी, है ना। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, फाई नॉट बराबर कितना हो जाएगा q अपॉन 2e। तो जो फ्लक्स होता है वो q अपॉन 2e का क्वांटाइज्ड फॉर्म होता है। तो अल्टीमेटली मैं बोल दूंगा 5 बराबर कितना हो जाएगा n मल्टीप्लाई विद द फाई नॉट। तो फ्लक्स जो निकलेगा ना बाहर, वो फ्लक्स निकलेगा इसके कंपैरिजन में। तो ये आपको लर्न करना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके नेट में आता है ये वाला फॉर्मूला, कि जो फ्लक्स क्वांटाइज में फ्लक्स क्वांटाइज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो जैसे एनर्जी होती है ना, एनर्जी बराबर क्या होती है, मिनिमम एनर्जी होती है एच न्यू, फिर बाकी एनर्जी इसी क्वांटा की फॉर्म में एन एच न्यू होती है। तो मिनिमम क्वांटा ये होता है। तो ठीक उसी प्रकार से एनर्जी क्वांटाइज होती है, तो वैसे ही फ्लक्स का मिनिमम वैल्यू ये होता है, और फिर बाकी फ्लक्स जो है ना इसी के इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में काम करता है, ठीक है ना। अब जैसे इस चीज को मैं बोल दूंगा दिस फाइनोड क्वांटम फ्लक्स, दिस फाइनोड क्वांटम फ्लक्स इज क्वांटाइज्ड, इज ये क्या हो गया, पेन नहीं चल रही है, इज, एक मिनट रुकना, is quantized, okay, that is the flux in superconductor is quantized, that is the flux in a superconductor is क्वांटाइज। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, क्वांटाइज होता है, और वो क्वांटाइज्ड फ्लक्स इसी फॉर्म में काम करता है जैसा ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो ये हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे Q बराबर 2e बराबर क्या है, चार्ज ऑन सुपर इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन सुपर इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन में ऊपर चार्ज करा था सुपर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q बराबर कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ E, सिंपल। तो ये वाली बात पड़ जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। तो आई थिंक इसमें ठीक होगा क्लियर। वॉइस ब्रेक, रिफ्लक्स क्वांटा H अपॉन Q, बिल्कुल बिल्कुल विक्रम, फ्लक्स क्वांटा जो है ना वो H अपॉन Q होगा। गौरव बोल रहा है इंक खत्म होगी, ये तो इलेक्ट्रिक ट्रेन है बेचारा, इसमें इंक क्या खत्म होगी, इसकी तो लाइफ लाइन। चलो ठीक है, मेरी बात सुनो, अभी ना मेरे को कहीं पे निकलना है, तो तुम लोग है ना आज वाली क्लास को यहीं पे पोस्टपोन करो,
कल हम लोग पढ़ेंगे बीसीएस थ्योरी, बार्डिन कूपर एंड श्राइफर थ्योरी। तो बीसीएस थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्लक्स क्वांटाइज्ड के बाद में वही एक चीज जो आपके एग्जाम में आती है, ठीक है ना। तो वो चीज हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी तो मेरे को निकलना पड़ेगा कहीं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। बाय बाय। बाबू, अरे कॉलेज जाना है मुझे। सर सर आ गए, सर के पास चाबी नहीं है। हाँ पैक कर दो।